दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू रखी हुई है और इस सीरीज़ के तहत हम आपको 10 वीडियो क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं और इस 10 वीडियो के बाद आज की वीडियो में हमारी क्लास रहेगी 11 और इस 11 क्लास में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं 1905 से लेके 1916 तक का इतिहास। दोस्तों, मॉडर्न इंडिया में हमें सन वाइज अगर डिटेल याद हो जाए तो टॉपिक आसान रहते हैं और उन इवेंट को याद रखना आसान रहता है। इसलिए दोस्तों, हम कुछ टॉपिक्स या कुछ इवेंट्स को ऐसे पढ़ लेते हैं कि सन वाइज हमें वो याद रहे कि हम 1905 से लेके 1916 तक के इतिहास में कौन कौन से मुख्य इवेंट या कौन कौन सी घटनाएं घटी थी और उसके बाद 1916 के बाद 1916 से आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही करके हम अपने मॉडर्न इंडिया को, जो कि आधुनिक भारत है, उसको अच्छे से डिटेल से जिक्र कर लेंगे, जिससे कि हमारे अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन हमारे सन से रिलेटेड या किसी इवेंट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पेपर में मिलता है तो वो हमारा गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और अपनी वीडियो कवर करते हैं। दोस्तों, 1905 से लेकर 1916 तक का इतिहास हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। 1916 से आगे फिर हम अगली वीडियो में बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम सभी के सभी सन के अंदर जितने इवेंट भी होंगे वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। दोस्तों, 1905 में सबसे पहले होता क्या है, 1905 में अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल जो है वो दो भागों में बांट दिया था। क्योंकि जब बंगाल विभाजन होता है उस समय जो हमारे वायसराय होते थे वो लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे और लॉर्ड कर्जन जी ने विभाजन किया था बंगाल का, वो दो भागों में कर दिया था, हिंदुओं का अलग और मुसलमानों का अलग। बंगाल विभाजन की अगर घोषणा की बात पूछे तो 20 जुलाई 1905 होगी दोस्तों, और ये लागू जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और इस दिन मुसलमानों और हिंदुओं ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी थी। अगर आपसे ये पूछ ले कि मुसलमानों और हिंदुओं ने जो रक्षाबंधन है वो कब बनाया था तो वो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया था और ये मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है आपसे किसी भी वनडे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, बस ये याद रखना कि जो मिलन दिवस है हिंदुओं ने और मुसलमानों ने है वो कब बनाया था, 16 अक्टूबर 1905 को। इसलिए 16 अक्टूबर को हम रक्षा दिवस या शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि रक्षा राखी बांधने को बोलते हैं कि रक्षा बंधन, तो रक्षा बंधन का मतलब रक्षा दिवस और इसको हम शोक दिवस ही बोलते हैं। क्योंकि जो हिंदुओं है और मुसलमानों है ये दोनों अलग अलग विभाजित हो गए थे, दो अलग अलग भागों में बांट दिए गए थे। उसके बाद दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दौरान, दोस्तों ये 1900 वैसे तो 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था, असली मायने में तो अलग अलग जो देश है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था, लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन का मतलब है जो बंगाल था उसको दो एरियो में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें कि मुसलमान और हिंदुओं का एरिया अलग अलग बट गया था। इसलिए दोस्तों ये बंगाल विभाजन बोला गया था। इसलिए आप ये याद रखना कि भाई बंगाल विभाजन, क्योंकि इसको आगे जो वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो बंगाल विभाजन के नाम से ही पूछा जाता है। इसलिए ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 में ही हिंदुओं और मुसलमानों ने शोक दिवस या रक्षा दिवस मनाया था एक दूसरे को राखी बांधकर। बंगाल विभाजन के दौरान एक गीत गाया गया था, हमार सुनार बंगाल, जो आगे चलकर जो बंगाल है उसका राष्ट्रीय गान भी बना था और आज तक बंगाल का जो राष्ट्रीय गान चलता आ रहा है वो हमार सुनार बंगाल चलता आ रहा है। जैसे कि भारत का यानी हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है, ऐसे ही बंगाल का जो राष्ट्रीय गान है वो हमार सुनार बंगाल है। ये किसके द्वारा लिखित है राष्ट्रीय गान? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों आगे चलकर इस गीत को बंगाल ने अपना राष्ट्रीय गान बनाया था, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था।
इस दौरान हिंदुओं ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था और स्वदेशी आंदोलन वो कहाँ कहाँ शुरू किया गया था, पंजाब में, मुंबई में और आंध्र प्रदेश में। मुस्लिम लीग की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो 1906 में हुई थी और किस जगह हुई थी इसकी स्थापना, ढाका में हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक जो है वो प्रथम जो अध्यक्ष होते, वैसे तो इसके संस्थापक होते हैं सलीम उल्लाह खां और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे बकार उल मुल्क। तो आपसे इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में, कहाँ हुई थी, ढाका में। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, सलीम उल्लाह खान होते थे। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो बकार उल मुल्क जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे। 1907 में ही कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बट चुका था, नरम दल और गरम दल, और आगे चलकर ये जो दो गुट है वो फिर से मिलकर एक हो जाते हैं और अन्य तीसरा गुट जो है वो मिल जाता है जो कि मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। तो गरम दल में जो नेता होते थे वो होते थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। ये चारों जो होते हैं दोस्तों गरम दल के नेता होते हैं। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था तांगे में बम फेंककर, और इस हादसे में 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है जिससे कि जो प्रफुल्ल चाकी है वो खुदकुशी कर लेते हैं और खुदीराम को जो है वो फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों ये 1908 का इवेंट है। मैंने आपको क्या बताया कि 1905 से लेके 1916 तक जितने भी हमारे जो मुख्य घटनाएं या मुख्य तथ्य आएंगे वो सारे के सारे हमने डिस्कस करने हैं इस वीडियो में। इसलिए जो भी इवेंट घटेंगे 1905 से 1916 के बीच में हम सारे के सारे पढ़ लेंगे, चाहे वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है या थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए दोस्तों हमने सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर लेने हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया और मार्ले मिंटो सुधार ने क्या किया, जो मुसलमान होते थे उनको अलग से चुनाव लड़ने की या चुनाव करने की अनुमति दे दी थी। और जब 2 दलों में बटा था कांग्रेस, नरम दल और गरम दल, तो जैसे ही ये दोनों दल एक हुए थे और एक होने पर, और दोस्तों जैसे ये आगे जाकर ये दोनों दल एक होते हैं, गरम दल और नरम दल, तब एक तीसरा दल इनके साथ आकर जुड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग को उस वक्त अलग से चुनाव लड़ने की जो है अनुमति मिल चुकी थी, और वो जो अनुमति है अलग से चुनाव लड़ने की उसको क्या कहा गया, भारत सरकार अधिनियम 1909 भी कहा गया। जब ये मार्ले मिंटो सुधार आया इसको भारत सरकार अधिनियम 1909 कहा गया। और इस अधिनियम के तहत जो मुसलमान हुआ करते थे, जो मुस्लिम लीग हुआ करता था, वो अलग से चुनाव लड़ने की अनुमति उसको मिल चुकी थी। दोस्तों उसके बाद आता है 1911 का इवेंट। 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगा था और उस समय दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया था। जैसे आज के टाइम में अगर कोई बड़ा फंक्शन या कोई बड़ा इवेंट होता है किसी भी जगह पर, अगर उस जगह पर बड़े बड़े नेता आएंगे, CM PM जैसे नेता हो गए, अगर ऐसे नेताओं का जो आगमन होता है तो उस जगह को इतने अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है, आसपास की सफाई कर दी जाती है और इतना अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है कि जैसा कि जो देश चाहे पहले अगर उस जगह को चाहे कभी साफ ना किया हो, लेकिन जब कोई बड़ा नेता आता है तो उसको सजा दिया जाता है। ये तो हमारे भारत की अच्छी बात है वैसे तो, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगा था और दिल्ली को इतने अच्छे तरीके से सजा दिया था, हम कह सकते हैं कि दिल्ली एक दुल्हन की तरह लग रही थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें जो आने वाले अतिथि हुआ करते थे वो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी हुआ करती थी, और ये दोनों जो गेस्ट हुआ करते थे चीफ गेस्ट के तौर पर आने वाले थे, इसलिए जो दिल्ली को है वो दुल्हन की तरह सजा दिया था इनकी आगमन की खुशी में। और कहा जाता है दोस्तों जो महारानी मैरी होती है उसको दिल्ली इतना पसंद आ जाता है कि आगे चलकर दिल्ली को ही भारत की राजधानी बनाने का फैसला कर लेती है। तथा महारानी मैरी जो होती है उनको दिल्ली पसंद आ गई थी और इस दरबार में स्वागत के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक स्वागत गीत गाया था। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता होती थी तथा फिर इस दरबार में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई। नोट यहाँ पर याद क्या रखना है दोस्तों, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा तो 1911 में हुई थी,
परंतु दिल्ली को जो राजधानी बनाया गया था वो 1 अप्रैल 1912 को बनाया गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है उससे कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? 1911 में। 1911 में कब हुई थी? इवेंट ये रहेगा जब महारानी मैरी आई थी और जॉर्ज पंचम आए थे, तब उन्होंने फैसला किया था कि 1911 में घोषणा की थी कि दिल्ली को जो है वो राजधानी बना दिया जाएगा भारत की। लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो आगे चलकर पूरा हुआ। 1 अप्रैल 1912 को जो है वो दिल्ली भारत की राजधानी बन चुकी थी और वर्तमान तक दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनती आ रही है। आज तक भी जो है भारत की राजधानी दिल्ली है। उस वक्त वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग पर बम गिराने की जो योजना बनाई थी वो रास बिहारी बोस ने बनाई थी। अगर आपसे पूछ ले तो आप इसे याद रखना। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1913 में। हुई कहाँ थी? फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ इस पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल कहलाते हैं। ये याद रखना दोस्तों। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि की पुस्तक पर। गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर रहेगा। और कब लिखी गई थी? जो गीतांजलि पुस्तक है उसके नाम पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1913 में मिला था। 1914 में ताना भगत आंदोलन चला था, और ताना भगत आंदोलन दोस्तों किसका चलाया हुआ था? आदिवासियों का पहला आंदोलन हुआ करता था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जतरा भगत ने। तो जतरा भगत जो है वो ताना भगत आंदोलन शुरू करते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं, और आदिवासियों का ये पहला आंदोलन हुआ करता था जो कि 1914 का इवेंट है। बिहार के दक्षिण भाग जो कि झारखंड का पड़ता है वहाँ पे ये आंदोलन आया था। ये याद रखना दोस्तों, अगर आपसे लोकेशन पूछ ले तो। यह आंदोलन ऊंची भू राजस्व के विरुद्ध चलाया गया था, क्योंकि जो भू राजस्व दर हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए इसके विरुद्ध जो है ये आंदोलन चलाने की जरूरत पड़ी थी। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, और इस प्रकरण में जो बाबा गुरदीप या गुरदत्त बोल देते हो आप, उसमें एक जहाज़ बुक किया था कनाडा जाने के लिए, जिस जहाज़ के अंदर 376 यात्री हुआ करते थे टोटल। लेकिन जैसे ही ये कामागाटा मारू प्रकरण जहाज़ का नाम हुआ करता था, जैसे ही ये कनाडा पहुँचते हैं और कनाडा की जो सरकार होती है वो इनको जहाज़ से नीचे उतरने के लिए मना कर देती है, और ये जहाज़ में ही फंसे रह जाते हैं, और जहाज़ में फंसे रहने के कारण कई यात्रियों की इसमें ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए दोस्तों ये कामागाटा मारू प्रकरण कहा गया। कामागाटा जो मारू प्रकरण है वो जहाज़ का नाम हुआ करता था, जिससे कि इस जहाज़ के नाम पर ही इस घटना को नाम दे दिया गया। हुआ क्या था? 376 यात्री कनाडा गए थे। जैसे ही कनाडा पहुँचे वहाँ की सरकार ने उन्हें यहाँ उतरने से मना कर दिया था, जिससे कि ये जहाज़ में ही फंसे रह गए, और जहाज़ में फंसे रहने के कारण कई यात्रियों की इसमें मौत भी हो गई थी। 1915 में महात्मा गांधी जी की घर वापसी हुई थी। हमने महात्मा गांधी के संपूर्ण आंदोलन के नाम से एक स्पेशल टॉपिक डाला है। पूरी क्लास जो है वो महात्मा गांधी के आंदोलन से संबंधित है। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लेना, क्लास 10 के नाम से पाएगी। उस क्लास 10 में महात्मा गांधी के सभी आंदोलन हमने दर्शाए हुए हैं, शुरू से लेके अब तक के। अब तक के कहा, अब तो गांधी जी रहे नहीं, तो मतलब जब तक उन्होंने आंदोलन किए तब तक के, जब तक देश आज़ाद हुआ था तब तक के महात्मा गांधी के सारे आंदोलन हमने बता दिए उसमें। 1915 में महात्मा गांधी जी की घर वापसी हुई थी, क्योंकि एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने गए हुए थे, इसलिए 1915 में ये वापस लौटते हैं, जब हम प्रवासी दिवस भी मनाते थे। ये वही है दोस्तों। 1893 में अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। 1916 में लखनऊ समझौता 1916 में जो है लखनऊ समझौता होता है, और इस लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार हुआ करते थे, और ने की थी। इस समझौते में जो है नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों मिलकर एक हो गए थे, और श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से जो है वो लखनऊ समझौता होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की महिला हुआ करती थी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी संभाली थी एक बारी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो श्रीमती एनी बेसेंट ही होती है, याद रख लेना ये भी। उनके साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक जी ने
नरम दल और गरम दल को एक करने में सहायता की थी। अगर आपसे पूछ लें नरम दल और गरम दल जो दल होते हैं इनको एक करने में किसका प्रमुख माना जाता है, किसको प्रमुख माना जाता है, तो प्रमुख से संयोग किसका है, तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी का जो है प्रमुख सहयोग है इन दोनों दलों को एक करने में। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि नरम दल और गरम दल जैसे ही एक हुए थे तो उनके साथ एक तीसरा दल और आकर मिल गया था जिसको मुस्लिम लीग कहा गया था। और जब ये मुस्लिम लीग इसके साथ ऐड हुआ था तब तक मुस्लिम लीग को पृथक चुनाव लड़ने की जो आज़ादी है वो मिल चुकी थी, अलग से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल चुकी थी। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा 1905 से लेके 1916 तक का जो हमारे इवेंट हुए थे वो सारे के सारे इवेंट हमने पढ़े हैं। और ये सारे के सारे दोस्तों इवेंट वही हैं जो किसी ना किसी वनडे एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल लेनी है तो आप एक लूसेंट की पुस्तक आती है, ब्लू रंग की पुस्तक होगी, उसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं अगर आप डिटेल से जानकारी रखने की इच्छुक हो तो। अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है कि आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर सको और कम समय में कर सको तो हमने आपको वो इम्पोर्टेंट सभी के सभी तथ्य बता दिए हैं जिनसे कोई भी वनडे एग्ज़ाम क्वेश्चन उठा लेती है डायरेक्ट ऐसे कैसा। और इस PDF फाइल में हमने आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी लाइन ऐड करवाई है ताकि आपको ये पता लग सके कि पिछली बार कभी या फिर कोई भी किसी भी वनडे एग्ज़ाम में किस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो हमने अपनी PDF फाइल में डाल दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी आने वाले वनडे एग्ज़ाम के लिए। और मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नई वीडियो में, अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।